हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में 1 से लेकर के 5 पार्ट तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे, जो कि थ्योरी वाले प्रश्न हैं। फिजिकल केमिस्ट्री पूरा आपको कंप्लीट करा देने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता देने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। टॉप 10 प्रश्नों को बताएंगे और उन सभी के उत्तर भी उनके साथ में बताएंगे। सबसे पहले हम बता दें कि इस वीडियो में हम कौन कौन से चैप्टर कवर कराने वाले हैं। तो पहले चैप्टर की बात करें, ठोस अवस्था के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अति लघुत्तरी लघुत्तरी में हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। विलयन के बारे में बताएंगे, वैद्युत रसायन, रसायन बलगतिकी और पृष्ठ रसायन। इस 5 चैप्टर के जितने भी प्रश्न हो सकते थे इंपॉर्टेंट उन सभी प्रश्नों को लेकर के आया हूं। हम बात कर लेते हैं कि प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, फ्रैंकल तथा साटकी दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि कई सालों से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप कभी भी कहीं से भी आंसर उठाकर देख लीजिए, सारे क्वेश्चन कई सालों से पूछे जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। फ्रैंकल और साटकी के बारे में बताना है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग देनी है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष के बारे में आपको क्या लिखना है, देखिए। यह दोष सामान्यतः धनात्मक आयन के नियत जालक बिंदु से हटकर अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं। ठीक है, यह दोष क्या होते हैं, सामान्यतः धनात्मक आयन के नियत जालक बिंदु से हटकर अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं। और आ जाने से होता है आयन का नियत स्थान रिक्त रहता है। आयन का नियत स्थान रिक्त रहता है। देखिए, जैसे कि हम एक फिगर में भी फिगर भी बनाए हुए हैं, तो इस तरह से फिगर भी आपको बनाना है। ठीक है, एग्जाम में तो यहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे छोटे से पेज में फिगर बनाया है इसका। तो इस तरीके का फिगर बनता है। ये धनायन है, ये ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन। जितने धनायन की संख्या होती है उतने ही ऋणायन की संख्या होती है। जब कोई आयन इस बिंदु से हटकर, किसी जालक के बिंदु से हटकर किसी अंतराकाशी में प्रवेश कर देता है, जैसे यहाँ से हटकर के इस अंतराकाशी में प्रवेश कर दिया है। ठीक है, तो अंतराकाशीय स्थान पर विस्थापित हो गया है, तब उसका स्थान नियत हो जाता है। जालक बिंदु का स्थान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है इस आयन का, और वहाँ एक छिद्र बन जाता है, और यहाँ पे एक छिद्र बन जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यह आयन वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष, इस स्थान पे जहाँ छिद्र बनता है वहाँ पे रिक्तिका दोष कहते हैं, और जहाँ पे ये पहुँच जाता है उस वहाँ पे अंतराकाशी दोष का निर्माण करता है, यानी अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। इस दोष को फ्रैंकल दोष अथवा विस्थापन दोष कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप याद कर सकते हैं ZNS, AgCl, AgBr तथा AgI। ठीक है, तो इस तरीके से आप इतना लिख करके एक फिगर बना दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दूसरा शॉर्टकी दोष के बारे में। ठीक है, शॉर्टकी दोष में आप क्या लिखेंगे, शॉर्टकी दोष में लिखेंगे कि यह इस दोष को क्रिस्टल में तब पाया जाता है जब समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल में अपना निर्धारित स्थान छोड़ देते हैं। देखिए, जैसे कि यह तब पाया जाता है जब समान स्थान में धनायन और ऋणायन अपने निर्धारित स्थान को छोड़ देते हैं। इस दोष में क्रिस्टल उदासीन रहता है। इस दोष में क्रिस्टल उदासीन रहता है क्योंकि धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो धनायन एवं ऋणायन की संख्या बिल्कुल समान होती है सब में, सभी जालक बिंदुओं पर धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, तो ये उदासीन रहता है। ठीक है, इधर इसके उदाहरण के लिए बात की जाए तो इसका उदाहरण NaCl है, CsCl है और KCl है और KBr है इत्यादि। अब इस तरीके से अगर आप लिखेंगे फ्रैंकल दोष में, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष दोनों का यहाँ पे डिफिनीशन और उनके उदाहरण लिख दिया हमने, तो इस तरीके से आपको पूरे नंबर मिलेंगे इस तरीके से अगर लिखेंगे तो। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, राउल्ट का नियम लिखिए तथा उसकी सीमाएं भी लिखिए। राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, इसका नियम क्या कहता है कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जैसे P माइनस PS/P इज इक्वल N1/N1 प्लस N2। यहाँ पे P जो है विलायक है, PS विलयन है, और N1 जो ये है इसे हम विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या कहते हैं, और N2 जो है विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से इस राउल्ट के नियम को आपको लिखना है। इसके बाद से इसकी सीमाएं भी लिखनी है, तो सीमाओं में क्या लिखेंगे आप, पहला सीमा देखिए, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, और दूसरा सीमा वैद्युत तनु विलयनों पर ही लागू होता है राउल्ट का नियम। ठीक है, दूसरा देखिए, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर यह लागू नहीं होता है। ठीक है, और तीसरा देखते हैं, जो पदार्थ विलयन में सुगठित हो जाते हैं उन पदार्थों के लिए भी राउल्ट का नियम अपना पालन नहीं करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, इस तरीके से आप लिखेंगे राउल्ट के नियम में। अब तीसरा क्वेश्चन आपका कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस का नियम क्या कहता है कि कोलराउस के नियमानुसार किसी विद्युत की
अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या की ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य सूत्रों में उपस्थित संगत आयनों को ही गुणा की जाए। तो इसे हम कहते हैं कोलराउस का नियम। कोलराउस के नियम के द्वारा क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य सूत्रों में उपस्थित संगत आयनों की गुणा की जाए। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न के बारे में। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक भाषा के इसके ग्रीक भाषा के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे के नहीं कहते, कप्पा बोलते हैं इसको। ठीक है, कप्पा से निरूपित करते हैं। कप्पा इज इक्वल होता है 1/, ये रो है। ठीक है, 1/रो है। विशिष्ट चालकता को रो से हम प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है विशिष्ट चालकता का, ये होता है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैराडे के विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या है, इस नियमानुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। ठीक है, E1 W1 एक दूसरे के समानुपाती होंगे, E2 W2 एक दूसरे के समानुपाती, W3 E3 ये एक दूसरे के समानुपाती होंगे। अर्थात इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, W1/E1 इज इक्वल W2/E2 इज इक्वल W3/E3। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। हमारा क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से आप लिखेंगे फैराडे में। अब 6ठा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, नष्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। नष्ट समीकरण हमारा क्या होता है, नष्ट समीकरण का उपयोग विभिन्न तापों एवं आयन सांद्रताओं पर स्थित इलेक्ट्रोड के विभवों की गणना करने के लिए किया जाता है। नष्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु m/m की विभव E और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता m/n+ में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या संबंध होता है, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF log 1/m⁻n+10। ठीक है, तो इस तरीके से इसे ही हम नष्ट समीकरण कहते हैं। ये जो समीकरण हमारे दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से आप इस नष्ट समीकरण में आपको टिप्पणी लिखनी है। बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या, 7वां नंबर क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, देखिए वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग, H2 और Cl2 को जब हम एक दूसरे से संयोग करके इसका रिएक्शन कराते हैं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो ये 2HCl बनता है, 2HCl बनता है। ठीक है, तो इसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करनी है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है, R बराबर हमारा ये K और A⁻1। ठीक है, और K की इकाई क्या होगी हमारी, अगर K की इकाई निकालेंगे तो ये R इधर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आएगा तो R का जो हमारा मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है और A का हमारा जो A की इकाई होती है मोल प्रति लीटर होता है। तो मोल से मोल कट गया, लीटर से लीटर कट गया, यहाँ पे सेकंड नीचे बचेगा, जब ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो K की इकाई क्या हो गई, सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से आपको लिख देना है वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो गई, सेकंड इनवर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, स्वर्ण संख्या का स्वर्णांक की परिभाषा दीजिए। स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक की परिभाषा दीजिए। ये क्या है, रक्षी कोलाइड की शक्ति को स्वर्ण संख्या में से व्यक्त किया जाता है। स्वर्ण संख्या की परिभाषा हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं स्वर्ण संख्या की परिभाषा, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या उनका मिलीग्राम में वह भार होता है जो गोल्ड साल के 10 मिली में उपस्थित होने पर 10% NaCl विलयन के 1 मिली को डालने पर साल के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक की परिभाषा। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया 10वां प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या है,
देखिए सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, तभी आपके पूरे पूरे अच्छे अच्छे नंबर निकल पाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सालों से पूछे जा रहे हैं। देखिए इस 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कुलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण सहित समझाइए। पहला हमारा जो है द्रव स्नेही, उसके बाद से द्रव विरोधी कुलाइड को हम एक एक करके समझाएंगे और एक एक उदाहरण के साथ साथ बताएंगे। तो देखिए द्रव स्नेही कुलाइड में आपको इसकी डिफिनीशन कैसे लिखनी है, वे कुलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कुलाइडी कणों में विभाजित होकर कुलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कुलाइड कहलाते हैं। ठीक है, जो तुरंत कुलाइडी कणों में विभाजित होकर के क्या करते हैं, कुलाइडी विलयन बनाते हैं, उसे द्रव स्नेही कुलाइड कहते हैं। जैसे जिलेटिन जिलेटिन जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, प्रोटीन आदि। तो द्रव विरोधी कुलाइड के बारे में बात करते हैं। वे कुलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर सरलता से कुलाइडी विलयन नहीं बनाते, द्रव विरोधी कुलाइड कहते हैं। जैसे कि द्रव स्नेही कुलाइड के ठीक विपरीत होता है द्रव विरोधी कुलाइड। इसके उदाहरण के बारे में बात की जाए तो धातु सल्फाइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड, तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। और सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है दोस्तों। देखिए 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने बताया हुआ है, 10 क्वेश्चन। अगर आप ये 10 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो पक्का आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको पक्का देखने के लिए मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो 10 क्वेश्चन आप तैयार करके ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, ताकि आप अच्छा कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।